गुड मॉर्निंग क्लास। मैं निधि त्रिपाठी, बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर। मैं आपको एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनसीएफ 2005 एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में इसे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के नाम से जाना जाता है। मैं इसके इंट्रो में आपको ये बताना चाहूँगी कि भारत एक बहुभाषीय विविधता वाला देश माना जाता है, और इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही, ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने उभर कर आया था 2005 के टाइम पे। और इस टाइम पे भारत में हिंदू मुस्लिम में काफ़ी वो अयोध्या कांड भी चला था, जिसकी वजह से इसके पाठचर्या पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसी के कारण इस प्रश्न का उत्तर सभी के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था कि जो देश सरोकार और सुधार की आकांक्षा रखते थे, उनके लिए ये आया था कि सन 2004 से केंद्र सरकार ने, जब एनडीए सरकार हट के यूपीए सरकार आई थी, तो उनका कहना था कि ये जो हमारे लिए भारत में जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ये एक धर्म निरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और जो कि उभर की शिक्षा व्यवस्था आई है वो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी, जिसके कारण एक नई शिक्षा व्यवस्था को बनाना था। और इसीलिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए एक नवीन पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए था। तो इसके लिए भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीआर ने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। ये जो मीटिंग थी ये 6 दिनों तक कंटिन्यू चली, और ये मीटिंग जो की थी वो 16 जून 2019 से लेकर 19 जून 2019 तक चली। और इस मीटिंग में काफ़ी बड़े बड़े एनसीईआरटी की तरफ से जो बड़े बड़े मुद्दे थे, जो भी मतलब इशूज क्रिएट किए गए थे, उन सभी को हल करने के लिए बहुत बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों और संस्थाओं के मैनेजमेंट अधिकारियों को, बहुत बड़े बड़े शिक्षकों को, विश्वविद्यालय में जो भी अर्थशास्त्री वगैरह थे, उन सभी को मतलब इनवाइट किया गया था कि आप हमारे देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था ऐसी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करिए कि जो सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए एक प्रॉपर उद्देश्य से निकले। इसमें कोई भी धर्म निरपेक्षता या किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म के लिए पक्षपात नहीं होना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए उपरांत महत्वपूर्ण पाठचर्या पुनः निर्वीक्षण तथा आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी, लेकिन 2000 में निर्मित जो पाठचर्या जो थी वो 2005 से पूर्व हो चुकी थी। मतलब ये सभी समस्याएं जो उठी थी वो 2000 में स्टार्ट हुई थी, और जब तक इनका सोल्यूशन ढूंढा गया तब तक 5 वर्ष बीत गए थे। और शिक्षा व्यवस्था का ये पहले से ही एक्ट हो चुका था कि हर बार 5 वर्ष में ये जो पढ़ाई का सिलेबस है ये चेंज होगा। और जब तक ये समस्या चलती रही, 5 साल बीतने वाले थे, और 2005 में ये व्यवस्था पूरी मतलब कि सारा सिलेबस अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही था कारण था कि 2005 में सूचना संचार और औद्योगिकी समाज पर भी बहुत तेजी से प्रभाव पड़ा। कंप्यूटर व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। अब गवर्नमेंट ने एक चीज और अलाउ कर दी। गवर्नमेंट ने कहा कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, सभी के लिए वो कंप्यूटर क्या कर दिया गया था, अनिवार्य विषय के रूप में कर दिया गया था। कहा था कि इनको मतलब ऑप्शनल नहीं, अगर आप संस्कृत और भी भाषा बहुत से पढ़ा रहे हो तो उनको कंप्यूटर शिक्षा भी देना, टेक्नोलॉजी की शिक्षा देना भी अनिवार्य हो गया था। इसे कैसे और किस तरह पढ़ाया जाए, यह बात काफी उभर कर आई थी। अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताएंगे, जो कि अब है पाठचर्या क्या है, मीनिंग क्या है। विद्यालय में बालकों को संपूर्ण अनुभव और अधिगम, पाठचर्या आदि के योग को, यानी जितना भी उनका संपूर्ण अनुभव होता है, अधिगम होता है, पाठचर्या आदि के योग को ही पाठचर्या के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें सिर्फ एक तरीके नॉलेज नहीं होती, इसमें बच्चों को कैसे लर्निंग कराई जाए, कैसे उनको कल्चरल एक्टिविटीज सिखाई जाए, कैसे उनको विषय दिए जाएं, वो किस तरह अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन को लर्न करें, इन सभी का को इंक्लूड करके जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाठचर्या कहते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि पाठचर्या बालक की शिक्षा के साथ साथ उचित अभिवृत्ति एवं जीवन शैलियों के विकास और विषय वस्तु ही नहीं सिखाती, बल्कि उनको और भी कैरिकुलम चीजों के बारे में बताती है। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी इसका ढांचा कैसा है, बालकों को केंद्र बिंदु माना गया था। इसने विषय को केंद्र बिंदु ना मान के बच्चों को कहा गया था कि इसमें बच्चे अनिवार्य हैं। अधिगम क्षेत्र का विस्तार तय करना एवं क्षेत्रों को मतलब एक पर्टिकुलर समय देना कि किस क्षेत्र के लिए कितनी एजुकेशन की वो जरूरी है, कितना समय जरूरी है। शैक्षिक पैकेज एवं सहायक सामग्री, कैसा पैकेज होगा इनका, कैसे क्या क्या इनको एजुकेशन एड्स की जरूरत है,
भौतिक व मानवीय संसाधनों की पहचान कि कौन से भौतिक साधन है, कौन से मानवीय साधन है, और उनका प्रबंध यानी उनका मैनेजमेंट करना। ठीक है। न्यूनतम अधिगम स्तर को धारण करना। ठीक है। उनका न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है, उसको धारण कर प्रत्येक बालक की पृथक पृथक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैसे ही वैसे एजुकेशन। जैसे अगर हाई स्टैंडर्ड का बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है तो उसके लिए कैसी एजुकेशन की जरूरत है, अगर बच्चा मीडियम है तो उसके लिए कैसी एजुकेशन हमें देनी चाहिए, अगर बच्चा मंदबुद्धि या फिर अगर बहुत अच्छा नहीं है, वैसे नॉर्मल बच्चा नहीं है तो उसको कैसे एजुकेशन की जरूरत है। इन सभी का इसी NCRF जो है 2005 एक्ट में इन सभी चीजों पे बहुत ही विशेष का ध्यान दिया गया था। नीड्स, इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। 21वीं सदी की मांग थी, यानी तो 21st सेंचुरी जो चल रही थी उसके लिए इसको मांगा गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय समाज में विविधता, भारत के समाज में विविधता है, विविधता वाला देश है हमारा। परिवर्तन के लिए आवश्यक, हमारे देश में जो जो चीजें चल रही है उनके परिवर्तन के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम मेन इसके प्रमुख जो पॉइंट है वो है शिक्षा में बोझ के मुक्त करने, मतलब जो हमारे ऊपर बर्डन आता है उन सभी से बच्चों को मुक्त करने, हटाने के लिए, उनके ऊपर बर्डन लेके उनको एक फ्रेश मूड में लाने कि आप हल्की से हल्की एजुकेशन प्राप्त करो, जिस चीज में आपको जो चीज पसंद हो आप वैसी एजुकेशन प्राप्त करो इस चीज के लिए। फिर बालकों के विकास एवं सीखना, उनको विकसित करना उनके मेंटल को, और उनको ज्यादा से ज्यादा सिखाना विविध विषयों के में विचार, जैसे भाषा, सामाजिक, गणित, शिक्षण, विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा आदि को। क्षेत्र का एवं मूल्यांकन करना, गुणवत्ता एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।